हम लोग फिर से एक साथ हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जाता है। हम लोगों ने खास तौर पर यह सीखा था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। इंटीग्रेशन की मदद से हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इसके बाद एक्स वाई के वैल्यू निकाल करके और उसमें हम अपनी डिजायर्ड वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब 11th क्लास के बच्चे आते हैं क्लास के अंदर में, तो अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ उनको तकलीफ देती है तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स होते हैं। उनमें भी सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन तकलीफ देता है और इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। फिजिक्स में कहीं कोई स्टेप लिया गया, वहाँ पर इंटीग्रेशन है, उनको समझ नहीं आ रहा, या फिर वो स्वयं इंटीग्रेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और इसकी वजह से अधिकांश बच्चे कहीं ना कहीं फिजिक्स में समस्या महसूस करते हैं। और अपने उस अनुभव के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा समय इस पर देता हूँ, अगर मैं कुछ अपने क्लासेस या कुछ वीडियोस इन टॉपिक्स के ऊपर डालता हूँ, तो असल में ये टाइम बचाएगा बाद में। और यही कारण है कि मैं इतनी ज़्यादा केयर कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो इसलिए चलिए अब हम लोग इस क्लास के अंदर में इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस को सीखें कि इंटीग्रेशन किस काम की चीज़ है, क्या होता है इंटीग्रेशन से, हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो अगला ये टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ध्यान से देखें। सबसे पहला तो एप्लीकेशन यही है कि इट कन्वर्ट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अलजेब्रिक वन। वो अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो कैसे करता है, अब इस चीज को समझना है। आप ध्यान दीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि आपको रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, आपको किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के साथ रेट ऑफ चेंज दिया हुआ रहेगा और उस रेट ऑफ चेंज देने का मतलब ही है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सिर्फ इंटीग्रेट ही कर सकते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कंसीडर कीजिए, जैसे ही आपको रेट ऑफ चेंज दिए हुए हों आप उनको इंटीग्रेट कीजिए। हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझेंगे, क्योंकि फिजिक्स वाले हैं हम लोग और हम लोग मैथमेटिक्स की थियरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं समझते, हम लोग उसका उपयोग करने जानते हैं। इसलिए एक एग्जाम्पल की मदद से अगर समझें चीज़ों को हम तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ a circle changes with time। वो टाइम के साथ चेंज होता है as dr/dt इज इक्वल टू 2t²। ठीक से देखिए कि रेडियस ऑफ द सर्किल टाइम के साथ चेंज होता है इस इक्वेशन से। तो मैं कह रहा हूं कि इफ इनिशियली रेडियस वाज 2 meters, find radius at time t equal to 3 seconds। अब ध्यान दीजिए, इस सवाल पे ध्यान दीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि dr/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ टाइम 2t²। यानी ये आपको मालूम है कि रेडियस टाइम के हिसाब से चेंज करता है। तो आपको रेडियस निकालना है t = 3 सेकेंड्स पे, आपको रेडियस निकालना है, मतलब आपको अलजेब्रिक इक्वेशन चाहिए, तब बनेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं dr/dt से। तो dr/dt को अगर आप लिख दें 2t², ध्यान दें कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इक्वल का साइन है। जनरली क्या होता है कि यहाँ पे दो तरह के वेरिएबल हैं, एक r है एक t है। हम लोग दोनों को सेपरेट कर देते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पर वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं और अब इंटीग्रेशन का साइन देंगे। इंटीग्रेशन का साइन देकर के हम तैयार हो गए इसको अलजेब्रिक इक्वेशन बनाने के लिए। अब लिमिट देंगे, लिमिट पे ध्यान दीजिएगा। टाइम रेडियस, आपको टाइम की लिमिट के साथ रेडियस की लिमिट भरनी है। नीचे इनिशियल वैल्यूज भरने हैं, बाद में फाइनल वैल्यूज भरने हैं। तो जब टाइम का इनिशियल वैल्यू तो 0 होता है, तो जब टाइम का वैल्यू 0 था तो रेडियस 2 थी, इसलिए हमने रेडियस में 2 भर दिया। देखिए जब टाइम का वैल्यू 0 है तो रेडियस का वैल्यू 2 है, तो जब टाइम का वैल्यू 3 है तो रेडियस का वैल्यू क्या है, यही आपको निकालना है। तो सामान्यतः यही पॉइंट है निकालने वाला। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि आपको तो मालूम है कि किस तरह से हम लोग इन चीजों को टैकल करते हैं। तो dr का इंटीग्रेशन r होगा, ये r to 2 जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 2 होगा, t² के बदले होगा t3, t⁻3/3। 3 को बाहर निकाल देते हैं, 0 से 3 में आपका ये लिमिट जाएगा। अब जानते हैं लिमिट कैसे भरते हैं,
आर के बदले पहले एक बार आर भरिए, माइनस आर के बदले 2 भरिए, बराबर 2/3, टी के बदले पहले एक बार 3 भरिए, माइनस टी के बदले एक बार 0 भरिए। तो r माइनस 2 इक्वल टू 2/3 इंटू 27, 3 से कटेगा 9 टाइम्स, r माइनस 2 इक्वल टू 18, r का वैल्यू हो गया 20 मीटर्स। आंसर हुआ r का वैल्यू 20 मीटर्स। इस तरह से आपने देखा कि हम लोग सवालों को बना सकते हैं। सवालों को बनाने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का बेहद सिंपल उपयोग है। चलिए हम लोग इंटीग्रेशन के अगले इस्तेमाल पे जाते हैं। उम्मीद आप समझ गए होंगे किस तरह से काम करता है ये। इंटीग्रेशन का जो अगला उपयोग है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। एक छोटी चीज को समझिए पहले आप। ध्यान दीजिए, अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है, y x का ग्राफ, तो इसमें ऊपर की ओर हर डिस्टेंस y है, इधर की ओर हर डिस्टेंस x है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप x इक्वल टू x1 से लेके x इक्वल टू x2 के बीच इस ग्राफ और x एक्सिस के बीच जो भी एरिया फंसा है उस एरिया को निकालें। ध्यान दीजिए, मैंने ये कहा कि ये ग्राफ जो है टेढ़ा मेढ़ा, इस ग्राफ में x1 टू x2 के बीच और इस x एक्सिस के बीच और इस ग्राफ के बीच जो एरिया है उस एरिया को निकालें। यहां पर काम फंस जाता है। सबसे पहले ये देखें कि ये ना तो रेक्टेंगल है, ना ट्रायंगल है, ना सर्किल है, ये कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इसका एरिया नहीं निकाल सकते। याद रखिए कि जब कोई टेढ़ा एरिया आपको निकालने को कहा जाए तो इस बात पे गौर कीजिए कि उस टेढ़े एरिया का छोटा सा स्ट्रिप, छोटा सा टुकड़ा हमेशा एक रेक्टेंगल होगा। कैसे? ध्यान दीजिए, ये एरिया असल में छोटे 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 पतले पतले रेक्टेंगल्स से मिलके बनी है। उन रेक्टेंगल्स का एरिया तो आप निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन आपको यही कहता है कि अगर इसके छोटे छोटे टुकड़ों में से एक टुकड़े का एरिया अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको इस पूरे का एरिया मिल जाएगा इंटीग्रेट करके। कैसे? इस दोनों के बीच एक पॉइंट चुनिए x। तरीका समझिए। सबसे पहले x पे गए, x कोई रैंडम चीज है, x पे गए और यहां पे रुक गए, फिर x में थोड़ा सा चेंज किया। कितना चेंज किया? dx चेंज किया। ध्यान दीजिए, पहले आप x पे गए, फिर आपने x में dx चेंज किया, तो इसको जब आप ऊपर उठाते हैं तो एक पतली सी स्ट्रिप आपको दिखी है। ध्यान दीजिए कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है। इस पतली सी रेक्टेंगल का एरिया छोटा सा एरिया होगा और हम लोग उसको dA कहेंगे, बराबर होगा, चूंकि ये रेक्टेंगल है इसलिए इसका एरिया होगा y इंटू चौड़ाई। y इज द हाइट एंड dx इज द विड्थ। सो आंसर इज y dx। ये आपको छोटा सा एरिया मिल गया। और जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां के बीच? dx की लिमिट देंगे, इसकी लिमिट देंगे x1 टू x2 के बीच, और यहां से 0 एरिया काउंट करेंगे तो 0 से 1 के बीच आपको आंसर आ जाएगा। इसलिए a बराबर y dx x1 टू x2। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी ग्राफ का एरिया इंटीग्रेशन से निकलता है। इसलिए टू फाइंड एरिया ऑफ ए ग्राफ, तो याद रखिएगा एरिया का फॉर्मूला होगा y dx इंटीग्रेशन ग्राफ एंड x एक्सिस के बीच निकलेगा। अब कई बार ये समस्या आपको आएगी, कई बार आपको एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा, तब घबराइएगा मत और याद रखिएगा कि आपको इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन एक ले लेंगे हम लोग यहां पे। गिवन ए ग्राफ या फिर इक्वेशन जो कुछ भी रहे, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, ये कोई भी ग्राफ है, y इक्वल टू 3x प्लस 7 कुछ भी है। मैं कहता हूं कि फाइंड एरिया बिटवीन दिस ग्राफ एंड x एक्सिस, x एक्सिस के बीच निकालें बिटवीन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3।
x इक्वल टू 2 से 3 के बीच इस ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालें तो बहुत आसान है। एरिया का फॉर्मूला होगा y dx इंटीग्रेशन x1 टू x2। y का फॉर्मूला बोलिए 3x प्लस 7 इंटू डी एक्स। कहां से कहा? x1 यानी कि 2, x2 यानी कि 3। अगर आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप लिखेंगे 3x dx इंटीग्रेशन 2 टू 3 प्लस 7 dx इंटीग्रेशन 2 टू 3। आगे बढ़ेंगे 3। अब देखिए x dx का तो x स्क्वायर बाई 2 होगा, तो 2 को बाहर लिख दीजिए और x स्क्वायर यहां लिख के लिमिट दे दीजिए 2 टू 3 प्लस 7, और dx का तो x होता है इसलिए 2 टू 3 लिखिए। आंसर आएगा 3 बाई 2 ब्रैकेट, x की जगह 3 भरिएगा तो 9 माइनस 2 भरिएगा 4 प्लस 7, x की जगह 3 भरिएगा माइनस 2 भरिएगा। आपका आंसर आएगा 3 बाई 2 इंटू 5 प्लस 7, तो 15/2 7.5 और 7 14.5 यूनिट्स आपका एरिया आया। इस तरह से हम लोग एरिया निकालते हैं, घबराइएगा मत। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग चूंकि वीडियो पर हैं तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो आते हैं एक्सरसाइजेस में हैं, इस प्रकार के सवालों को बनाने के लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट का नाम होगा नीट जी प्रैक्टिस सीरीज। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें आपको टॉपिक वाइज मैंने प्रैक्टिस के क्वेश्चन खुद से अपने हाथ से सोल्व किए हुए हैं, उनको देखेंगे आप तो उनको देख करके आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। उसमें क्वेश्चन लिए जाते हैं, क्वेश्चन ले करके और तब मैं उसका सोल्यूशन देता हूं। वो प्रैक्टिस के लिए है और आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो कंसेप्ट दिए जाते हैं उसमें उनकी प्रैक्टिस की जाती है। तो प्लेलिस्ट होगा प्रैक्टिस सीरीज NEET जी के लिए मेरे चैनल पर अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा किस तरह से लिमिट देते हैं, किस तरह से इंटीग्रेशन देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग और लेंगे। कहने का मतलब है इस एग्जाम्पल से हमें यह पता लगा कि अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा एरिया है जो हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो उस एरिया का छोटा टुकड़ा हम लोग निकाल सकते हैं, और उस एरिया के छोटे टुकड़े को निकाल करके हम उसको इंटीग्रेट करके पूरे में फैला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहेगा कि भैया ये सर्किल है रेडियस r की, इसका एरिया क्या है बताइए। तो अब सोचेंगे कि सर्किल का एरिया तो हमारे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले आप थीटा एंगल पे चले जाइए। ध्यान दीजिए, पहले थीटा पे जाइए और तब उस थीटा में डी थीटा थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। आप इस छोटे से पोर्शन पे ध्यान दीजिए, सिर्फ इस पोर्शन पे ध्यान दीजिए। देखिए, आप पहले थीटा पे गए, फिर आपने थीटा में डी थीटा चेंज किया, तो आपको ये जो तिकोना सा एरिया मिला है, छोटा सा एरिया, आपको इसका एरिया तो पता होगा। तो आप कहेंगे कि सर उसका एरिया कैसे पता होगा? भाई वो एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का बेस r है और उस ट्रायंगल का जो हाइट है ये r d थीटा है। इस बात को गौर कीजिएगा कि अगर किसी सर्किल में ये थीटा हो, ये r हो, तो ये r थीटा के बराबर होता है, प्रोवाइडेड ये बहुत टेढ़ा ना हो, बहुत बड़ा ना हो। ये छोटे पतले स्ट्रिप्स के लिए ये बात सही है। इसलिए ये r है और ये d थीटा है, तो वो विड्थ होगी r d थीटा। तो उस छोटे से ट्रायंगल का एरिया होगा, चूंकि आप बड़े का एरिया नहीं निकाल सकते, तो छोटे से ट्रायंगल का एरिया तो आप जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी छोटा सा एरिया निकला हाफ r स्क्वायर डी थीटा। और अब आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, इंटीग्रेट कहां से कहां के बीच में करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे थीटा का वैल्यू 0 से लेके कितना घुमाना है आपको? 0 से लेके 2 पाई तक घुमाना है। 0 से लेके 2 पाई तक चले जाइए। आपका आंसर हुआ a बराबर r स्क्वायर बाई 2, और थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा 0 to 2 पाई, a बराबर r स्क्वायर बाई 2 इंटू, देखिए 2 पाई माइनस 0 होगा तो 2 पाई होगा, 2 कट गया, पाई r स्क्वायर होगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो पॉपुलर फॉर्मूला है, जो कि आप 6ठी 7वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ द सर्किल पाई r स्क्वायर होता है, तो कहां से आता है? असल में वो ट्रायंगल का एरिया निकाल कर उसको इंटीग्रेट करने से आता है। तो उसी तरह से बहुत सारे शेप हैं, जैसे स्फेयर है, कोन है, कोई भी शेप आप कैलकुलस की मदद से उसका एरिया निकाल सकते हैं। मैंने जो प्लेलिस्ट पहले बताई है आपको,
उस प्लेलिस्ट में और भी कई एरियाज आपको निकाल करके मैं बताऊंगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इंटीग्रेशन के किस प्रकार से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप आगे बढ़िए और चूंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स पे अब दौड़ करके आ जाइए। ये मैथमेटिक्स की चीजें जो हैं हमारे बहुत प्रैक्टिकली ये काम की नहीं है, हमें घुमा फिरा करके फिजिक्स पे आना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए कि काइनेमेटिक्स में आपके पास कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने आपको पहले ही कहा था डिफरेंशिएशन पढ़ाते समय कि अगर आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी। मैंने आपको पहले कहा था। सो वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। ये आपके पास है, इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। उसी तरह से आपको मैंने ये भी बताया था कि एक्सेलरेशन जो होगा वो dv बाई dt होगा। ये भी आपको मैंने बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है v dv बाई dr। ये तीसरा फॉर्मूला। अगर आप डिफरेंशिएशन के पुराने क्लासेस को देखेंगे तो डिफरेंशिएशन एंड काइनेमेटिक्स करके हम लोगों ने जो क्लास ली है उस क्लास में आपको बताया है कि ये इक्वेशंस कहां से आते हैं। तो ये तीनों हमारे पॉपुलर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं काइनेमेटिक्स के अंदर, बेसिक इक्वेशंस हैं और डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे डिफाइन करेंगे। हाउ वेलोसिटी इज डिफाइंड? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। हो गया। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। How the acceleration is defined? Is v times rate of change of velocity with respect to position। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, डिफिनीशन भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो खैर हम लोग इंटीग्रेशन करने बैठे हैं और हम देखेंगे अब यहाँ पे कि इन तीनों डिफरेंशियल इक्वेशंस को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है और वो चीज़ हमारे काम की होगी। अब ये तीनों जो डेरिवेशंस हैं उनको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है और कंसेप्ट तो है ही यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने लिया v इक्वल टू डी आर बाई डी टी। और ध्यान दें कि मैं अक्सर भूल जाता हूँ, ये सभी वेक्टर्स हैं, यहाँ पे टाइम को छोड़कर सभी वेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये कौन सा इक्वेशन है? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। जरा इसको ठीक कर लीजिए, आप इसको लिख दीजिए डी आर इक्वल टू वी डी टी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी है, उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन बराबर डी वी बाई डी टी। इसको हम लोग ठीक से लिख सकते हैं डी वी बराबर ए डी टी। देखा आपने किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उधर से ये वाला जो है इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ठीक से, और उसको लिख सकते हैं, आप जानते हैं ए बराबर लिखा हुआ था वी डी वी बाई डी आर, तो आप इसको लिख सकते हैं वी डी वी इज इक्वल टू ए डी आर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने चीजों को इक्वेशन के फॉर्म में थोड़ा सा सजा के लिखा है। अब यहां पे गौर कीजिए, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां पे लिमिट दीजिए, ठीक से देखिए। जब टाइम t का वैल्यू 0 होता है तो v को u कहते हैं, जानकारी है ना आपको 9th क्लास से। जब टाइम t का वैल्यू 0 होता है यानी इनिशियल, तो v का नाम क्या होता है? u। और जब टाइम t का वैल्यू t है तो वेलोसिटी को कहते हैं v। अब आप इंटीग्रेट कीजिए तो v dv का इंटीग्रेशन हुआ, v कहां से कहां? u से v इज इक्वल टू a। अगर कांस्टेंट हो तो a इज कांस्टेंट मान लिया। अब गौर कीजिएगा, हमने a को कांस्टेंट मान लिया तो a बाहर निकल जाएगा, a को बाहर निकाला और dt को यहां इंटीग्रेट करना है तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t होगा। कहां से कहां? 0 से t के बाद देख लीजिए। तो अब यहां पे भरेंगे, जब v के बदले v माइनस यू तो होगा v माइनस यू इज इक्वल टू a t माइनस 0 t, इसलिए v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। देखिए तो ये पॉपुलर इक्वेशन है जो आप 9th क्लास से जानते होंगे, ये हम लोगों ने यहां पर डेराइव किया। तो इस फॉर्मूले से हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रल इसका इंटीग्रेशन करके हम इस अलजेब्रिक इक्वेशन पर आए हैं। लेकिन गड़बड़ यही हुई है कि यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। कान खोल करके सुन लीजिए, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये वैलिड होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो आप जान गए। अब इस पे आइए, dr इक्वल टू वी डी टी लिखा हुआ है, तो dr जो है इक्वल टू वी डी टी। अब यहां पे जरा सा गौर कीजिए, अच्छा यहां पे भी तो देख सकते हैं वी डी वी इक्वल टू ए डी आर, तो वी डी वी का इंटीग्रेशन कर दीजिए।
ध्यान दीजिए एक बार और यहां भी कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो जब r का वैल्यू 0 है, ध्यान दीजिए यहां डिस्टेंस में चल रहा है, यहां पे टाइम में चल रहे थे। जब टाइम का वैल्यू 0 था तो v का नाम u था। यहां पे कह रहे हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 है तो v को u कहते हैं, ठीक है, इनिशियल वैल्यू जो कुछ भी हो। तो जब r का वैल्यू s है तो v का वैल्यू क्या होगा? r का वैल्यू s माने जब डिस्प्लेसमेंट s है तो v का वैल्यू क्या होगा? लिमिट देना सीखिए। जब r का वैल्यू 0 है यानी डिस्टेंस 0 है तो v का वैल्यू u है, u कहते हैं उसको। और जब r का वैल्यू s हमने मान लिया तो v का वैल्यू क्या है? तो जब इसको आप v dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 होगा। कहां से कहां तक? u से v इज इक्वल टू a, और dr का इंटीग्रेशन r होगा s माइनस 0 लिखेंगे। तो देखिए यहां पे लिखेंगे आप v के बदले v और एक बार u लिखेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा बराबर 2 उधर जाएगा, a लिखेंगे और ये s माइनस 0 लिखेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। याद रखिएगा ये भी वेक्टर्स ही हैं, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का। तो ये हमने देखा कि ये एक पॉपुलर इक्वेशन है जो आप बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं, हम लोगों ने उसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन से डिराइव किया। अब इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का भी वैल्यू कम नहीं है। मैं खास तौर पे तीनों इक्वेशंस आपके सामने लिख रहा हूं क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप तीनों देखें, तीनों एक ही तरीके से आते हैं। यहां पे आइए, dr इज इक्वल टू v dt को इंटीग्रेशन करने पे लग गए। तो अब v पे गौर कीजिए, क्या v कांस्टेंट है? यहां a कांस्टेंट था इसलिए हमने a को बाहर निकाल दिया था। फिर से लिखना पड़ेगा मुझे कि a कांस्टेंट है, यहां भी a कांस्टेंट है, लेकिन क्या यहां v कांस्टेंट है? आपने आज तक सुना होगा कि इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, फाइनल वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट हो सकती है? फाइनल वेलोसिटी का तो फॉर्मूला u प्लस at है, तो जो स्वयं t पर डिपेंड है वो कांस्टेंट कैसे हो सकती है? इसलिए v को बाहर आप नहीं निकाल सकते, v इज नॉट अ कांस्टेंट, श्योर हो जाइए। अगर v कांस्टेंट नहीं है तो v का वैल्यू भर के देखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं dr इक्वल टू u प्लस at dt, v के बदले u प्लस at भर दिया, और इसको आप लिख सकते हैं dr इक्वल टू इंटीग्रेशन u dt प्लस at dt। अब आप इसको 3 टुकड़ों में ले आए, लिमिट भरिए। जब t का वैल्यू 0 है, जब t का वैल्यू 0 है तो dr यानी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी 0 है। जब t का वैल्यू t है, फिर t का वैल्यू t है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को s बोल रहा हूं, s है तो s निकालिए, ठीक है। अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा, dr का r होगा 0 टू s, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट ही होती है इसलिए u बाहर कीजिए और dt का इंटीग्रेशन होगा t कहां से कहां, 0 से t, प्लस a को बाहर कीजिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दीजिए, एक्सेलरेशन फिर से कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन बाहर हो जाएगा और t dt का होगा t स्क्वायर बाई 2, तो 2 को यहां लिख रहा हूं मैं और t स्क्वायर के बदले 0 टू t यहां पे होगा, ठीक से देखिए r के बदले s माइनस 0 बराबर u t माइनस 0 प्लस a बाई 2 t स्क्वायर यानी a t स्क्वायर बाई 2, ये रहा s इक्वल टू u t स्क्वायर बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 डिफरेंशियल इक्वेशन थे और उन तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोगों ने 3 अलजेब्रिक इक्वेशन डिराइव किए हैं, और इन तीनों अलजेब्रिक इक्वेशंस को बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है, ये 9th क्लास से आप सीखते आ रहे हैं। ये नहीं चलेंगे तो काइनेमेटिक्स में आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हम लोग 3 फार्मूले डिराइव करेंगे, एटलीस्ट स्कूल के लिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने 3 फार्मूले निकाले अभी, इसके डेरिवेशन को 2-3 बार कर लीजिएगा। चूंकि आप एक बिगिनर हैं, मैं क्लास को बहुत धीमा लेके जा रहा हूं ताकि शुरुआत में आपको दिक्कत ना हो। बाद में देखेंगे जब आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे तो हम कई चीजों को काफी तेजी से पढ़ सकेंगे। अब यहां पे गौर कीजिए, हमारे 3 इक्वेशंस हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट s। आपको तीनों इक्वेशंस के बारे में कुछ बातें ध्यान देनी है। तीनों इक्वेशंस में ध्यान दीजिए, इसमें टाइम को छोड़कर सभी वेक्टर्स हैं, टाइम को छोड़कर ऑल आर वेक्टर्स। गौर कीजिएगा,
और अगर वो वेक्टर्स हैं तो उनका डायरेक्शन मैटर करता है। गौर कीजिएगा, बिना डायरेक्शन के इस्तेमाल मत कीजिएगा। या तो डायरेक्शन आपको पता होगी कि सभी एक्स में जा रहे हैं या सभी वाई में जा रहे हैं। अगर आपको ये चीज दी हुई नहीं है और आप एज्यूम भी नहीं कर पा रहे हैं तो सवाल नहीं बनेंगे। याद रखिएगा, ये सब वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन श्योर पता होना चाहिए, और नहीं तो आई जे के में होना चाहिए। इन सब को आई जे कैप के कैप में होना चाहिए। तो ये एक अच्छी हैबिट है कि आप आई जे के में इस्तेमाल कीजिए इनका। वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी आई जे के में इस्तेमाल कीजिए, आपका काम आसान रहेगा। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने यहां पे सीखी कि इन तीनों इक्वेशंस में टाइम को छोड़कर सभी वेक्टर्स हैं। हो सकता है सब आई जे के में आ जाए, हो सकता है सबका डायरेक्शन एक ही हो सकता है सबका डायरेक्शन अलग हो। अगर सबका डायरेक्शन सेम है तो कोई बात नहीं, लेकिन सबका डायरेक्शन अगर अलग है तो आई जे के में लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दूसरी बात, इन तीनों ही इक्वेशंस में एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। अगर आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो ये यूज नहीं होंगे। गौर कीजिएगा, इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल तो ये इक्वेशन नहीं यूज करिएगा, डोंट यूज देम। तो सवाल है कि क्या यूज करेंगे, तो यूज डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज कीजिएगा। ऐसे में इस बात पे गौर कीजिए, यूज डिफरेंशियल इक्वेशंस। वो जो 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस मैंने पढ़ाए थे ना, v इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी एंड ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी आर, वो वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो चलेंगे फिर यहाँ पे। वो हमेशा वैलिड है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये भी वैलिड है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया है तो आप यहाँ शॉर्टकट में निकल सकते हैं, लेकिन वेरीफाई कीजिएगा। 11th क्लास में मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर या कोई भी जब परीक्षा होगी आपकी तो वो आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन देने वाले हैं। वो हमेशा आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन देंगे, उनके ट्रैप में मत फंसिएगा। एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो इनको यूज मत कीजिएगा। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग सवाल को बना सकते हैं। क्वेश्चन, अब छोटे छोटे सवाल यहाँ पे लेंगे, और सवालों का पर्पस सवाल बनाना नहीं है, सवालों का पर्पस है मैं आपको बता सकूं कि आप गलती कहाँ करते हैं। अक्सर जहां गलती करते हैं हम लोग वहीं पे ध्यान देंगे। कहता है ए बॉडी वाज मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ with acceleration 2 meter per second square east. Find velocity after 3 seconds. अब ध्यान दीजिए, एक बॉडी चल रही थी 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ से, यानी इनिशियल वेलोसिटी u आपको दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड j में। नॉर्थ को मैंने कहा था आपको जे मानने के लिए। उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट था, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई में था। आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी निकालिए, टाइम का वैल्यू ले लीजिए 3 सेकेंड। तो जब टाइम का वैल्यू आप 3 सेकेंड ले लेंगे तो बनेगा। अब चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, गौर कीजिएगा, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई में कांस्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यूज कर लेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना है 4j प्लस ए कितना है 2i डॉट टी का वैल्यू भरेंगे 3, होगा 4j प्लस 6i, यानी फाइनल वेलोसिटी हुई 6i प्लस 4j। अब ध्यान दीजिएगा, आपको जब सवाल मैंने दिया तो उस सवाल में तो मैंने IJK का इस्तेमाल नहीं किया। तो IJK का जब इस्तेमाल नहीं किया तो आप आंसर में IJK कैसे दे सकते हैं, इसको आपको ठीक करके देना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर लिखेंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे देंगे, 36 और 16 को जोड़ेंगे। आप जानते हैं कैसे जोड़ा हमने, स्क्वायर किया और जोड़ा, यानी √52 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन भी दे दीजिए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, जब 2 कोऑर्डिनेट हों तो थीटा में tan देने से काम चल जाता है,
तो tan थीटा होगा दिस बाय दिस, ध्यान दीजिएगा 4/6 फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो जब आप tan थीटा लेंगे तो याद रखिएगा फ्रॉम ईस्ट निकलेगा, ये आपका आंसर निकल गया। तो आपका जो ये वेलोसिटी है 3 सेकंड के बाद, ये होगी √52 मीटर पर सेकंड, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/6 फ्रॉम ईस्ट। ऐसे सवाल को बनाना है, ये नहीं कि आप आधा अधूरा छोड़ देंगे। और हरगिज, और जो बच्चा सावधान नहीं होगा वो बच्चा इसके डायरेक्शन के बगैर ही उसको इस तरह से लिख देगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, u के बदले में 4 मीटर पर सेकेंड लिख देगा, और एक्सेलरेशन के बदले 2 और t इस तरह से करके कुछ 10 मीटर पर सेकेंड लाएगा, और जो कि पूरी तरह से गलत आंसर होगा। और ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, ये सब के सब वेक्टर्स हैं, इनमें साइन होना जरूरी है। अब चलिए हम लोग अगला सवाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक ये लिया कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वगैरह ये सब जो चीजें हैं ये वेक्टर्स होनी चाहिए। अब अगली चीज में आते हैं जरा सा, जिसमें कि एक्सेलरेशन को कांस्टेंट होना जरूरी है। जैसे क्वेश्चन है कि इफ अ बॉडी स्टार्टेड विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड with acceleration a is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, find final velocity after 3 seconds। मैंने इसमें डायरेक्शन नहीं दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूं टेक लीनियर मोशन। इसमें सभी डायरेक्शन लीनियर है, एक ही डायरेक्शन में सब है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक्सेलरेशन आपने 2 माना हुआ है, आप आराम से उसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी लीनियर मोशन है, सभी एक ही डायरेक्शन में है, तो u के बदले में आप लिख देंगे 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन के बदले में लिख देंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम। इस तरह से करके 6 और 4 10 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आपका एक्सेलरेशन हो जाए 2t स्क्वायर, तब क्या करेंगे? तब यहां पे ध्यान दें, मैंने सवाल में इसलिए थोड़ा सा चेंज कर दिया जिससे कि आप देखिए कि अब काम गड़बड़ हो चुका है। अब यहां पर चूंकि एक्सेलरेशन 2t स्क्वायर है, जो कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, 2t स्क्वायर यानी टाइम डिपेंडेंट है, तो ऐसे में अब फाइनल वेलोसिटी निकालनी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में ध्यान दें कि अब आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला जो पुराना फॉर्मूला था ना, उसको आप यूज नहीं कर सकते। अब आपको डिफरेंशियल फॉर्मूले ही यूज करने होंगे। तो ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है बताइए? 2t स्क्वायर। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? dv/dt, ये दिया हुआ है। देखिए कितना आसान है सारा कुछ। dv/dt दिया हुआ है 2t स्क्वायर, dv है 2t स्क्वायर dt। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, लिमिट भरिएगा। शुरू में वेलोसिटी 4 थी, यानी t के बदले जब 0 है तो वेलोसिटी को 4 रखा। अब देखिए लिमिट भर रहा हूं मैं, t जब 0 है तो वेलोसिटी 4 है, और जब t का वैल्यू 3 है तो मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूं। dv का इंटीग्रेशन होगा v 4 to v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर dt का होगा t क्यूब बाई 3, 0 से 3। अब लिख देंगे इसको v माइनस 4 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 27, 3 से कटेगा, v के बदले होगा 9 दूनी 18 और 4 22 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से सवालों को बनाना है सर। तो ये जो इंप्रेशन है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो ध्यान देना है कि वो जो काइनेमेटिक्स के जो पुराने वाले 9th क्लास वाले आपके इक्वेशन हैं उनका इस्तेमाल मत कीजिएगा। उसके बदले आप डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कीजिएगा, बुद्धिमानी पूर्वक सेटल कीजिएगा, लिमिट्स भरिएगा और नियम के हिसाब से निकालिएगा। चलिए हम लोग आगे एक सवाल लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। A body has acceleration a is equal to 3t square
सब एसआई यूनिट है। जब तक मैं आपको अलग से नहीं बता रहा, सभी एसआई यूनिट है और सभी एक ही डायरेक्शन में। अगर आपको डायरेक्शन की दिक्कत होगी तो मैं आईजे के बताऊंगा, अगर मैं नहीं बता रहा हूं इसका माने सबको आप एक्स एक्सिस में ले लीजिए, आगे से हमेशा वैलिड होगा। ए बॉडी हैज एक्सेलरेशन 3t स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन दे दिया, देख लीजिए वेरिएबल है। एक्सेलरेशन वेरिएबल होने की वजह से हम यहां पर काइनेमेटिक्स के सीधे सीधे इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस एटी वगैरह यूज नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन है फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट टाइम t if initially it was v naught। इसका फिर अगला सवाल है फाइंड इट्स पोजीशन एट टाइम t if initially it was x0। अब सवाल पे ध्यान दीजिए, चूंकि एक्सेलरेशन dt3t स्क्वायर है इसलिए आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन 3t स्क्वायर। आप मालूम है कि एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख देना है, 3t स्क्वायर एक्सेलरेशन को लिख दिया। अब आप इस ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको जरा ठीक कीजिए, तो dv इक्वल टू 3t स्क्वायर dt ऐसे लिखा। अब लिमिट दे दीजिए, कैसे देंगे? वेलोसिटी एट टाइम t बताइए, इनिशियल वेलोसिटी v0 है, तो जब t का वैल्यू 0 है तो v का वैल्यू भी 0 है, और जब t का वैल्यू t है तो आपसे v के बारे में पूछा है, ठीक से देख लीजिए। फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t, टाइम t पर वेलोसिटी पूछी गई है, इनिशियली यानी कि टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी का वैल्यू v0 दिया हुआ है, एक देगा और एक पूछेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं dv को, अब थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट चले, dv को v लिख सकते हैं और v से v0 में आप आएंगे v माइनस v0 लिखेंगे बराबर 3 t स्क्वायर dt को आप लिखेंगे t क्यूब बाई 3, तो t क्यूब यहां 0 टू t होगा, यानी आंसर होगा v बराबर v नॉट प्लस 3t क्यूब। देख लीजिए v नॉट उधर जाएगा, 3 से ये कट गया, 3 से कट गया, v नॉट प्लस 3 क्यूब, ये आपका आंसर है। ये v का फॉर्मूला निकल गया, फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t निकल गया। अब आगे क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन एट टाइम t। अब ये कैसे निकलेगा पोजीशन? अब ध्यान दीजिएगा, ये क्रक्स क्या है इसका, इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब भी आपके पास पोजीशन है तो सामान्यतः आप उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं और वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी को आप फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं और आप एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। लेकिन उल्टा जाना है, अब जब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर देंगे एक प्रकार से तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को फिर एक बार इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस पोजीशन मिल जाएगा। तो एक सामान्य प्रोसेस याद रखिएगा, जाना है डिफरेंशिएशन करके और आना है इंटीग्रेशन करते हुए। तो यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू तो आपको मालूम है, v बराबर v नॉट प्लस टी क्यूब, आपको तो वेलोसिटी का वैल्यू मालूम है। आपको v का मतलब क्या बताया है मैंने कि v कितना होता है, तो v तो हमने सुना है कि dr बाई dt होता है। क्या मैंने सुना है कि v बराबर dr बाई dt होता है? यस, v इक्वल टू dr बाई dt, और ये कितना दिया हुआ है भाई, तो v नॉट प्लस टी क्यूब। देखिए अब आप इसको जरा ठीक कर दीजिए, dr इक्वल टू होगा v नॉट dt प्लस टी क्यूब dt, और ये इंटीग्रेशन, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन के लिए रेडी है। ठीक से देखिए मैंने क्या दिया है, फाइंड द पोजीशन एट टाइम t, टाइम t पे पोजीशन निकालिएगा, बट इनिशियली पोजीशन x0 दी हुई है, तो t का वैल्यू 0, t का वैल्यू 0 और x का वैल्यू, dr का वैल्यू, यहाँ पे r का वैल्यू होगा x0, और जब t का वैल्यू t था तो आपको s की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आपको निकालना है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो dr का होगा r और x0 होगा, तो लिखेंगे x माइनस x0 इक्वल टू v नॉट, dt का t होता है तो t माइनस 0 प्लस t क्यूब dt का होता है t4, t टू द पावर 4 बाई 4, तो 4 को नीचे रखिए और t टू द पावर 4 को आप लिखेंगे t टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4, तो ये आपका आंसर हुआ x इक्वल टू x नॉट प्लस v नॉट t प्लस टी टू द पावर 4 बाई 4। इस तरह से हमने पोजीशन निकाला। तो आपने देखा कि किस प्रकार से खुद ब खुद
ये ख्याल मन में आ जाता है कि हमें इंटीग्रेशन करना चाहिए, कि हमें डिफरेंशिएशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन करते समय तो मामला बड़ा सिंपल होता है, लेकिन इंटीग्रेशन करते समय लिमिट होगी, लिमिट मिलनी चाहिए। एक जगह पर दो वैल्यूज मिलेंगी, इस टाइम पर ये वेलोसिटी है तो फिर इस टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। इंटीग्रेशन बिना लिमिट के नहीं होगा। ये भी एक पहचान है कि आप ये देख सकेंगे कि अगर लिमिट वगैरह वहाँ पे नज़र आ रही हैं तो जाहिर है कि आपसे इंटीग्रेशन डिमांडेड है। तो शुरू में जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इन चीज़ों को तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी होती है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया है कि मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में NEET JEE प्रैक्टिस करके मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को मैं बहुतायत में सोल्व करूँगा, और जब उसको आप देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस खुद भी अच्छी हो जाएगी, आप सवालों को बनाने के लिए खुद भी तैयार हो जाएंगे। तो फिर से मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।